नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और मैं आपको प्रेमचंद जी का गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। 56 अध्याय में पढ़ के सुना चुकी हूँ। आज 57वां अध्याय 57th चैप्टर में आपको सुनाऊंगी। 56 अध्याय तक आप सुन रहे हैं कि पिछले 2-3 अध्यायों से प्रेमचंद जी हमें गांव के परिवेश से निकाल के शहर ले आए हैं और शहर के किरदारों के बीच में उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो हम पिछले 3 अध्यायों से देख रहे हैं। राय साहब जो हैं वो अभी तक इस प्रसंग में बिल्कुल केंद्र में हैं। उनको चुनाव लड़ना है काउंसिल का और चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए। प्रेमचंद जी जो बिटवीन द लाइंस लिख रहे हैं वो पिछले अध्याय में अगर आपने ध्यान से सुना होगा कि जैसे इस वक्त हम लोग चुनाव प्रक्रिया के दौर में हैं और देख रहे हैं कि सभी पार्टियां किस बेतरह पैसा बहाती हैं इलेक्शन में। बिल्कुल ऐसे ही पहले भी होता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राय साहब को 2 लाख रुपए की जरूरत है। सन 1935-36 में लिखा गया उपन्यास, उस वक्त आप समझ लीजिए कि 2 लाख रुपए की उन्हें काउंसिल के चुनाव के लिए जरूरत है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कमोवेश वही धनराशि चली आ रही है। करोड़ों में आज बात होती है, तब का लाखों आज का करोड़ों होता था। तो राय साहब को पैसे चाहिए। मिस्टर तनखा से वो मिलके आ चुके हैं। उन्होंने भी शीशा दिखा दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि हर कोई जो है उन्हें यही परामर्श दे देता है कि आप इलेक्शन का ख्वाब छोड़ दें तो अच्छा है। पिछले अध्याय में आपने सुना कि मिस्टर मेहता से वो मिलने पहुंचे हैं बहुत उम्मीद लेकर के, लेकिन चूंकि वो बैंकर हैं और उन्हें उम्मीद है राय साहब को कि शायद वहां से कुछ अपने बैंक से वो लोन दिलवा देंगे उनको और कुछ कम रेट पर, जिसको आप जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर पे, कम ब्याज दर पर बैंकर होने के नाते, उनके मित्र होने के नाते वो उन्हें कर्जा दिलवा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 56वें अध्याय में अगर आपने सुना होगा ध्यान से तो मिस्टर खन्ना ने बहुत साफगोई से कहा कि नहीं, जो आपकी जायदादें हैं या जो आप गिरवी रखेंगे या जिसके कागजात रखेंगे उनकी उतनी कीमत है नहीं जितना वो समझ रहे हैं और किसी भी तरीके की जायदाद पे इतना नहीं है जितना कि वो मान के चल रहे हैं, जो उसकी कीमत मान रहे हैं अपनी संपत्ति की उतनी है नहीं। और वो कहते हैं कि देखिए मैं अपने पास जो कुछ है वो मैं आपको दे सकता हूँ। बहुत ही औपचारिक और एकदम जिसको कहते हैं दिखावे वाला रूप है कि मेरा जो कुछ है वो आपका है, लेकिन बैंक में तो मैं बिल्कुल, मुझे अपने बॉसेस की बात सुननी पड़ेगी और बॉसेस तो नहीं मानेंगे। कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ कमीशन कम करवा सकूं। उसमें भी वो अपने कमीशन की बात बीच में कर लेते हैं और राय साहब को ये बहुत नागवार गुजरता है। अंदर से वो बहुत खिन्न है। उन्हें याद आता है कि कितना डलियां, उपहार, पेशगी और ये सब भिजवाया है उन्होंने अपने मित्रों के लिए समय समय पर। किस समय के लिए? इसी के लिए कि जब उन्हें कोई काम पड़े तो वो उनके काम आए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। मिस्टर मेहता भी उनके पैसे के मामले पर तो उन्होंने साफ पल्ला झाड़ लिया, ये कहते हुए कि 2 लाख तो बहुत ज्यादा है और मेरे हिसाब से तो आपको इलेक्शन का विचार त्याग देना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा उनको बेचैन करने वाली बात है। बल्कि मिस्टर खन्ना जो है वो अपना रोना लेके बैठ गए हैं कि मिस मालती जो है वो चूंकि मेहता के साथ दिखने लगी हैं आजकल और उनसे बिल्कुल किनारा कर लिया है और वो पूरा दुख रोते हैं राय साहब के सामने कि इस लेडी के लिए, इस महिला के लिए मैंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, मैंने अपनी अर्धांगिनी, वो इसमें साफ स्पष्ट स्वीकारोक्ति करते हुए नजर आते हैं मिस्टर मेहता कि मैंने अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं दिया। मिस्टर खन्ना, सॉरी, गोविंदी खन्ना के विषय में वो बात कर रहे हैं कि उसको मैंने उसकी कितनी उपेक्षा की इनके चक्कर में, और मुझे पता था। और बीच बीच में वो कहते जा रहे हैं जो कि प्रेमचंद जी को आप, प्रेमचंद जी का लेखन की जो महानता है वो आपकी, वो कैसे मेल कैरेक्टर को वो कर रहे हैं कि मुझे पता था कि तोता सुंदर होता है लेकिन बहुत रूड बर्ड होती है, बहुत रूड पक्षी होता है, लेकिन इसलिए रखा जाता है क्योंकि सुंदर होता है और उसकी वाणी वो होती है, मधुर होती है। इसी तरीके से सांप भी, मतलब सांप से, तोते से उनकी तुलना करते जा रहे हैं, लेकिन बहुत दग्ध है अंदर से कि मिस मालती तो बिल्कुल उन्हें आजकल पूछ नहीं रही है, उनको बिल्कुल कोई भाव नहीं दे रही है, बल्कि मिस्टर मेहता के साथ उनकी प्रगाढ़ता ज्यादा बढ़ गई है। इस बात को लेकर मिस्टर खन्ना परेशान है। राय साहब जिस चीज के लिए आए थे उसका तो उन्होंने एक तरीके से खारिज कर दिया प्रस्ताव कि इतना तो वो नहीं करवा पाएंगे। अच्छा, अब जो है 57वें अध्याय में मजेदार चीजें होंगी क्योंकि मिस्टर मेहता की एंट्री हो गई है। पिछली बार मैंने उसी पे छोड़ा था कि मिस्टर मेहता आ गए हैं और जिनकी अभी तक बैठ करके मिस्टर खन्ना जो है राय साहब से बिचिंग कर रहे थे, उनकी बुराई कर रहे थे, मिस्टर मेहता आ गए हैं। आगे क्या हो रहा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक क्षण में मिस्टर मेहता आकर खड़े हो गए।
गोरा चिट्टा रंग, स्वास्थ्य की लालिमा गालों पर चमकती हुई, नीली अचकन, चूड़ीदार पजामा, सुनहली ऐनक सौम्यता के देवता से लग रहे थे। खन्ना ने उठकर हाथ मिलाया। आइए मिस्टर मेहता, आप ही का जिक्र हो रहा था। मेहता ने दोनों सज्जनों से हाथ मिलाकर कहा, बड़ी अच्छी साइट में मैं घर से चला था कि आप दोनों साहिबों से एक ही जगह भेंट हो गई। आपने शायद पत्रों में देखा होगा, यहाँ महिलाओं के लिए एक व्यायामशाला का आयोजन हो रहा है। मिस मालती उस कमेटी की सभानेत्री हैं। अनुमान किया गया है कि शाला में 2 लाख रुपए लगेंगे। नगरी में उसकी कितनी जरूरत है ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप दोनों साहबों का नाम सबसे ऊपर हो। मिस मालती खुद आने वाली थी, पर आज उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकी। समझ रहे हैं? उस टाइम में भी जिम की बात हो रही है कि कोई विमेन जिम खुलने वाला है और उसके लिए चंदे की आवश्यकता है। मिस मालती जो है ये सब करवा रही हैं। वो खुद आने वाली थी चंदा लेने, लेकिन नहीं आ पाई। तो ये भी बड़ा रोचक है कि उस समय में भी विमेन जिम की बात होती थी और उसके लिए चंदा जुटाया जा रहा है। उन्होंने चंदे की सूची राय साहब के हाथ में थमा दी। पहला नाम राजा सूर्य प्रताप सिंह का था, जिनके सामने 5,000 रुपए की रकम लिखी हुई थी। उसके बाद कुंवर दिग्विजय सिंह के 3,000 रुपए थे। इसके बाद और कई रकमें या इससे कुछ कम थी। मालती ने 500 रुपए दिए थे और डॉक्टर मेहता ने 1,000। राय साहब ने हतप्रभ होकर कहा, कोई 40,000 तो आप लोगों ने फटकार लिए। मेहता ने गर्व से कहा, यह सब आप लोगों की दया है और केवल 3 घंटों का परिश्रम है। राजा सूर्य प्रताप सिंह ने शायद ही किसी सार्वजनिक कार्य में भाग लिया हो, पर आज तो उन्होंने बेकहे सुने चेक लिख दिया। देश में जागृति है, जनता किसी भी शुभ काम में सहयोग देने को तैयार रहती है। केवल उसे विश्वास होना चाहिए कि उसके दान का सदव्यय होगा। आपसे तो मुझे बड़ी आशा है मिस्टर खन्ना। खन्ना ने उपेक्षा भाव से कहा, मैं ऐसे फिजूल कामों में नहीं पड़ता। न जाने आप लोग पश्चिम की गुलामी में कहां तक जाएंगे। यूं ही महिलाओं को घर से अरुचि हो रही है, व्यायाम की धुन सवार हो गई तो वो कहीं की न रहेंगी। जो औरत घर का काम करती है उसे किसी व्यायाम की जरूरत नहीं है, और जो घर का कोई काम नहीं करती, केवल भोग विलास में रत है, उसके लिए व्यायाम के लिए चंदा देना मैं अधर्म समझता हूं। मेहता जरा निरुत्साह न हुए। ऐसी दशा में मैं आपसे कुछ मांगूंगा भी नहीं। जिस आयोजन में हमें विश्वास न हो उसमें किसी तरीके की मदद मांगना अधर्म है। आप तो मिस्टर खन्ना से सहमत नहीं है राय साहब। मैंने कहा, आप तो इस आयोजन में सहयोग देना अधर्म नहीं समझते। जिस काम में आप शरीक हैं वह धर्म है या अधर्म है, मैं इसकी परवाह ही नहीं करता। मैं चाहता हूं आप खुद विचार करें। अगर आप इस आयोजन को समाज के लिए उपयोगी समझें तो सहयोग दे दें। मिस्टर खन्ना की नीति मुझे बहुत पसंद आई। खन्ना बोले, मैं तो साफ कहता हूं इसीलिए बदनाम हूं। राय साहब ने दुर्बल मुस्कान के साथ कहा, मुझमें तो विचार की शक्ति ही नहीं। सज्जनों के पीछे चलना ही मैं अपना धर्म समझता हूं। जो कहिए मैं लिख दूं। तो लिखिए कोई अच्छी रकम, जो आपकी इच्छा। तो 2,000 रुपए में लिखे देता हूं। राय साहब ने आहत स्वर में कहा, आपकी निगाह में मेरी बस यही हैसियत है। उन्होंने कलम उठाई और अपना नाम लिखकर उसके सामने 5,000 लिख दिए। मेहता ने सूची उनके हाथ से ले ली, मगर उन्हें इतनी ग्लानि हुई कि राय साहब को धन्यवाद देना भी भूल गए। राय साहब को चंदे की सूची दिखा, उन्होंने बड़ा अनर्थ किया। यह शूल उन्हें व्यथित करने लगा। मिस्टर खन्ना ने राय साहब को दया और उपहास की दृष्टि से कहा, देखा, मानो कह रहे हो कितने बड़े गधे हो तुम। सहसा मेहता राय साहब के गले लिपट गए और उन्मुक्त कंठ से बोले, 3 चीयर्स फॉर राय साहब, हिप हिप हुर्रे। खन्ना ने खिसियाकर कहा, ये लोग राजा महाराजा ठहरे, इन कामों में दान न दें तो कौन देगा। मेहता बोले, मैं तो आपको राजाओं का राजा समझता हूं। आप उन पर शासन करते हैं, उनकी कोठी आपके हाथों में है। राय साहब प्रसन्न हो गए। आपकी बड़ी मार्के की बात कही मेहता जी, यह आपने। हम नाम के राजा हैं, असली राजा तो बैंकर होते हैं। मेहता ने खन्ना की खुशामद का पहलू अख्तियार कर लिया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं खन्ना जी। आप अभी इस काम में शरीक नहीं होना चाहते तो न सही, लेकिन कभी न कभी जरूर होंगे। लक्ष्मीपतियों की बदौलत ही हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को 2-3 साल तक इतनी धूमधाम से किसने चलाया? इतनी धर्मशालाएं और पाठशालाएं कौन बनवा रहा है? आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है। सरकार उनके हाथ का खिलौना है। मैं भी आपसे निराश नहीं हूं। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए जेल जा सकता है उसके लिए 2-4 हजार खर्च कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तय किया है इस शाला का बुनियादी पत्थर गोविंदी देवी के हाथों से रखवाया जाएगा। हम दोनों शीघ्र ही गवर्नर साहब से भी मिलेंगे और मुझे विश्वास है हमें उनकी सहायता मिल जाएगी। लेडी विल्सन को महिला आंदोलन से कितना प्रेम है यह तो आप जानते ही हैं। राजा साहब की और अन्य सज्जनों की भी यही राय है कि लेडी विल्सन से बुनियाद रखवाई जाए, लेकिन अंत में निश्चय हुआ कि शुभ कार्य किसी अपनी बहन के हाथों होना चाहिए। आप कम से कम इस अवसर पर आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। खन्ना ने उपहास किया, हाँ, जब लॉर्ड विल्सन आएंगे तो मेरा पहुंचना तो जरूरी है। इस तरह बहुतों से रईसों को फांस लेंगे आप लोगों को लटके खूब आते हैं, और हमारे रईस भी हैं इस लायक, उन्हें उल्लू बना के तो खूब मोड़ा जा सकता है। जब धन की जरूरत ज्यादा हो तो अपने लिए निकास का मार्ग खोजना पड़ता है।
यूं ना निकल पाएगा तो जुए में जाएगा, घुड़दौड़ में जाएगा, ईंट पत्थर में जाएगा या तो अय्याशी में जाएगा। 11 साल का अमल था। खन्ना साहब के दफ्तर का समय आ गया। मेहता चले गए। राय साहब भी उठे कि खन्ना ने उनका हाथ पकड़ के बैठा लिया। नहीं, आप जरा बैठिए, आप देख रहे हैं मेहता ने मुझे इस बुरी तरह फांसा है कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। गोविंदी से बुनियादी का पत्थर रखवाएंगे। ऐसी दशा में मेरा अलग रहना हास्यास्पद हो जाएगा। गोविंदी कैसे राजी हो गई मुझे समझ नहीं आता, और मालकिनों से सहन कैसे कर लिया, यह और भी समझना कठिन है। आपका क्या ख्याल है, इसमें कोई रहस्य है क्या? राय साहब ने आत्मीयता जताई। ऐसे मामले में स्त्री को हमेशा पुरुष से सलाह लेनी चाहिए। खन्ना ने राय साहब को धन्यवाद की आंखों से देखा। इन्हीं बातों पर गोविंदी से मेरा जी जलता है और मुझी को लोग बुरा कहते हैं। आप ही सोचिए, मुझे इन झगड़ों से क्या मतलब। इसमें ना पड़े, इनमें तो वह ना पड़े जिसके पास फालतू रुपए हो, इसमें तो वो पड़े जिसके पास फालतू रुपए हो, फालतू समय हो, नाम की हवस हो। होना यही है कि 2-4 महाशय सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी, प्रधान और प्रधान बनकर अफसरों को दावत देंगे, उनके कृपा पात्र बनेंगे और यूनिवर्सिटी की छोकरियों को जमा कर विहार करेंगे। व्यायाम तो केवल दिखाने के दांत हैं। ऐसी संस्था में हमेशा यही होता है और यही होगा, और उल्लू बनेंगे हम और हमारे भाई जो धनी कहलाते हैं और यह सब गोविंदी के कारण। वे एक बार कुर्सी से उठे, फिर बैठ गए। गोविंदी के प्रति उनका क्रोध प्रचंड होता जा रहा था। उन्होंने दोनों हाथों से सिर को संभाल कर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। खन्ना ने एक क्षण इस प्रस्ताव पर विचार कर कहा, लेकिन सोचिए कितना मुश्किल काम है। लेडी विल्सन से इसका जिक्र हो चुका है, सारे शहर में खबर फैल गई और शायद आज में पत्रों में निकल भी जाए। ये सब मालती की शरारत है, उसी ने मुझे जिच करने का ये ढंग निकाला है। हाँ, मालूम तो यही होता है, मुझे जलील करना चाहती है। आप शिलान्यास के एक दिन पहले बाहर चले जाइएगा। ये राय साहब ने मशवरा दिया। राय साहब आशा बांधे हुए, कल मुश्किल है राय साहब, कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। उस दिन तो मुझे हैजा भी हो जाए तो वहां जाना ही पड़ेगा। राय साहब आशा बांधे हुए कल आने का वादा करके जो ही निकले, खन्ना ने जाकर गोविंदी को आड़े हाथों लिया। तुमने इस व्यायामशाला की नींव रखना स्वीकार क्यों कर लिया? गोविंदी कैसे कहे कि सम्मान पाकर वो कितनी प्रसन्न थी। उस अवसर के लिए कितने मनोयोग से अपना भाषण लिख रही थी और कितनी ओज भरी कविता लिखी थी उसने दिल में समझा था ये प्रस्ताव स्वीकार करके कि वह खन्ना को प्रसन्न कर देगी। उसका सम्मान तो उसके पति का सम्मान है। खन्ना को इसमें कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। इसकी उसने कल्पना नहीं की थी कि उन्हें आपत्ति थी। इधर कई दिन से पति को कुछ सदस्य सदैव देखकर उसका मन बढ़ने लगा था। वह अपने भाषण से, अपनी कविता से लोगों को मुग्ध कर देने का स्वप्न देखने लगी थी। वह प्रश्न सुना, खन्ना की मुद्रा देखी तो उसकी छाती दगदग करने लगी। अपराधी की भांति बोली, डॉक्टर मेहता ने आग्रह किया था तो मैंने स्वीकार कर लिया। डॉक्टर मेहता तुम्हें कुएं में गिरने को कहेंगे तो तुम गिर जाओगे? गोविंदी की जुबान बंद हो गई। तुम्हें ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी तो मुझसे क्यों नहीं पूछा? मेहता और मालती दोनों ये चाल चलकर मुझसे 2-4 हजार रुपए ऐंठने की फिक्र में है और मैंने ठान लिया है कि मैं एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम आज ही मेहता को इनकारी खत लिख दो। अब देखिए, मैं आगे देख रही हूं कि मालती जी की एंट्री हो गई है इस वार्तालाप में। तो मैं आपको इसी बिंदु पर यहां छोड़ रही हूं। पति पत्नी की बहस अगले चैप्टर में आपको सुनाऊंगी मैं। मिस्टर खन्ना और गोविंदी में जो बहस होगी, वो चाहते हैं कि वो जिम का इनॉग्रेशन करने ना जाएं और गोविंदी ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसके बीच बाद में जो है मालती भी आ गई हैं और अभी जो ये बहस मुबाहिसे का दौर है ये लंबा चलने वाला है। तो बहुत जल्दी मिलती हूं मैं आपसे 58th चैप्टर के लिए। बने रहिए प्रेमचंद जी के गोदान के साथ और रचना वंशी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।